नीम करोली बाबा वो कौन थे जिन्होंने ट्रेन को सिर्फ अपनी इच्छा से रोक दिया? स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे टेक जायंट्स उनके आश्रम क्यों जाते हैं? और क्या सच में एक संत 1915 माइक्रोग्राम्स एलएसडी खाकर भी बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है? आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी संत की कहानी जो 1973 में गुजर गए, पर उनके मिरेकल्स आज भी होते हैं। हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूं अग्रिमा और ये है ट्विस्टेड स्टोरीज, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसी अनसुनी सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जो शायद इंडिया के सबसे मिस्टीरियस स्पिरिचुअल फिगर्स में से एक थे। नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते थे, उनका असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। 1900 के आसपास अकबरपुर फिरोजाबाद में पैदा हुए, पर उनकी जिंदगी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि आज 2025 में भी सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े टेक जायंट्स उनके आश्रम जाते हैं। चलिए जानते हैं उनकी असली कहानी। नीम करोली बाबा एक अमीर ब्राह्मण फैमिली से थे। सिर्फ 11 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी, पर उन्हें एक स्पिरिचुअल कॉलिंग महसूस हुई। उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए और ध्यान भक्ति में जीने लगे। बाद में उनके पिताजी के कहने पर वो घर वापस आए और कुछ साल तक गृहस्थ जीवन जिया। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। बाद में उनके पिताजी के कहने पर वो घर वापस आए और कुछ साल तक गृहस्थ जीवन जिया। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। लेकिन 1958 में लगभग 58 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ दी और पूरी तरीके से स्पिरिचुअल सेवा में लग गए। पर अब सुनिए वो इंसिडेंट जिसने उनकी जिंदगी को डिफाइन कर दिया। बाद में उनके पिताजी के कहने पर वो घर वापस आए और कुछ साल तक गृहस्थ जीवन जिया। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। लेकिन 1958 में लगभग 58 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ दी और पूरी तरह स्पिरिचुअल सेवा में लग गए। पर अब सुनिए वो इंसिडेंट जिसने उनकी जिंदगी को ही डिफाइन कर दिया। जब वो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में थे, एक दिन ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बिना टिकट के। बाद में उनके पिताजी के कहने पर वो घर वापस आए और कुछ साल तक गृहस्थ जीवन जिया। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। लेकिन 1958 में लगभग 58 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ दी और पूरी तरह स्पिरिचुअल सेवा में लग गए। पर अब सुनिए वो इंसिडेंट जिसने उनकी पूरी जिंदगी को ही डिफाइन कर दिया। जब वो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में थे, एक दिन ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बिना टिकट के। टिकट कलेक्टर ने जैसे ही ये देखा वो गुस्से से भर गया। उसने इमरजेंसी ब्रेक्स खींच दिए और बाबा को जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया नीम करोली स्टेशन पर, जो फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अजीब बात यह थी कि ये वही गांव था जहां बाबा का परिवार रहता था। और अब शुरू हुई वो घटना जो समझ से ही बाहर थी। जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन एक भी इंच आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने कोशिश की, इंजीनियर ने इंजन तक बदलने का ट्राई किया, ट्रैक्स चेक किए, पर कुछ भी काम नहीं आया। ट्रेन बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी। रेलवे इंजीनियर्स परेशान हो गए। कुछ घंटों बाद एक लोकल अधिकारी ने कहा कि शायद बाबा को वापस ट्रेन में बुलाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ऑफिशियल्स मजबूरी में बाबा के पास गए, उनसे माफी मांगी और रिक्वेस्ट की कि वो ट्रेन में वापस आ जाएं। बाबा मान गए, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली, नीम करोली गांव में लोकल लोगों के लिए एक रेलवे स्टेशन बनवाना होगा, और दूसरी, रेलवे स्टाफ साधु और संतों के साथ इज्जत से पेश आएगा, उन्हें नीचा दिखाना बंद करेगा। और जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, उसी पल ट्रेन आसानी से चलने लगी, जैसे वो बाबा के आशीर्वाद का ही इंतजार कर रही थी। रेलवे अथॉरिटीज ने उनकी दोनों शर्तें मानी। नीम करोली में सचमुच एक स्टेशन बन गया और उस दिन से ही बाबा का नाम हमेशा के लिए पड़ गया नीम करोली बाबा। उन्होंने उस गांव में काफी समय बिताया और अपना पहला आश्रम भी वहीं बनाया। 1961 में बाबा कैंची आए, जो नैनीताल से 38 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में है। ये एक शांत पहाड़ी जगह है जहां पहले 2 संत, साधु प्रेमी बाबा और सोमबरी महाराज, अपने पवित्र यज्ञ कर चुके थे। बाबा को ये जगह बहुत पसंद आई।
अपने क्लोज डिवोटी पूर्णानंद के साथ उन्होंने 1962 में आश्रम की शुरुआत की और जून 1964 में इसका उद्घाटन हुआ। कैंची नाम कहां से आया? पहाड़ी रास्ते पर दो तीखे मोड़ हैं जो बिल्कुल सिजर्स यानी कि कैंची की तरह दिखते हैं। बाबा ने वहीं एक हनुमान मंदिर बनाया। आश्रम एक कुदरती गुफा के आसपास बनाया जहां बाबा ध्यान लगाते थे। 15 जून 1976 को बाबा की मूर्ति कैंची धाम में ऑफिशियली स्थापित करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये दिन अब हर साल प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां हजारों लाखों डिवोटीज इकट्ठा होते हैं और भंडारा करते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में 15 से ज्यादा मंदिर बनवाए। उनकी मृत्यु तक उनके नाम पर इंडिया और बाहर मिलाकर 100 से ज्यादा मंदिर और आश्रम बन चुके थे, जिसमें से एक टाओस न्यू मैक्सिको यूएसए में भी है। अब सुनिए नीम करोली बाबा की एक और अनोखी कहानी। 1967 में डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, हार्वर्ड साइकोलॉजी प्रोफेसर जो टिमोथी लेरी के साथ फेमस एलएसडी रिसर्च कर रहे थे, हार्वर्ड से निकाले जाने के बाद स्पिरिचुअल डेस्पिरेशन में कैंची धाम पहुंचे। जब रिचर्ड पहली बार बाबा से मिले, बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? बाबा से मिलने का एक्सपीरियंस इतना पावरफुल था कि रिचर्ड अपना सवाल ही भूल गए और उन्होंने जवाब दिया, नहीं महाराज जी। फिर बाबा ने पूछा, दवा कहाँ है? रिचर्ड कंफ्यूज हो गए कि शायद बाबा एलएसडी की बात कर रहे हैं। बाबा ने सर हिलाया और हाथ बढ़ाते हुए एलएसडी की गोली मांगी। रिचर्ड ने एक गोली उनके हाथ में दे दी, जो कि 300 माइक्रोग्राम्स की बहुत प्योर एलएसडी थी, जो एक एडल्ट के लिए बहुत सॉलिड डोज होती है। फिर बाबा ने एक और गोली मांगी, रिचर्ड ने दूसरी भी दे दी। बाबा ने फिर से एक गोली मांगी और रिचर्ड ने तीसरी गोली भी दे दी, जो अब मिलाकर टोटल 900 माइक्रोग्राम्स की डोसेज हो गई थी, जो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। बाबा ने सीधे तीनों गोलियां एक साथ अपने मुंह में डाल ली। रिचर्ड ध्यान से देख रहे थे, उन्हें कोई इंटॉक्सिकेशन का साइन नहीं मिला। बाबा ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने कुछ लिया ही ना हो, और फिर रिचर्ड पर हंसने लगे। 3 साल बाद जब रिचर्ड इंडिया वापस आए, एक दिन नीम करोली बाबा ने उनसे पूछा, पिछली बार जब तुम इंडिया आए थे तुमने मुझे दवा दी थी ना? रिचर्ड ने हाँ कहा। बाबा फिर बोले, और फिर क्या मैंने वो दवा ली थी? रिचर्ड के मन में एक डाउट था कि क्या पता उस दिन बाबा ने वो दवा ली या नहीं, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे जो 3 साल पहले हुआ था। बाबा के पूछने पर रिचर्ड के अंदर का पूरा डाउट एकदम सामने आ गया। वो धीरे से बोले, मुझे लगता है हाँ आपने ली थी। बाबा ने पूछा, फिर क्या हुआ? रिचर्ड ने कहा, कुछ भी नहीं। बाबा हंसते हुए बोले, ओह जाओ, और उन्होंने रिचर्ड को उस दिन के लिए भेज दिया। अगले ही सुबह बाबा ने रिचर्ड को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास वो दवा और भी है? और रिचर्ड ने कहा, हाँ है। बाबा ने कहा, ले आओ। रिचर्ड बॉटल ले आए। उसमें 5 गोलियां थी, हर एक 300 माइक्रोग्राम्स की। एक गोली टूट चुकी थी। रिचर्ड ने सारी गोलियां अपने हाथ पर रखी और बाबा की तरफ बढ़ा दी। बाबा ने चारों साबुत वाली गोलियां उठा ली और एक एक करके बड़े आराम से हर गोली अपने मुंह में डाली और निगल ली। रिचर्ड के मन के एक और सवाल का बिना बोले जवाब मिल गया। लास्ट गोली निगलने के बाद बाबा ने पूछा, पानी ले सकता हूं? रिचर्ड ने कहा, हाँ। बाबा ने पूछा, गरम या ठंडा? रिचर्ड ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने पानी पिया और पूछा कि इसका असर कितनी देर में होगा। रिचर्ड ने बताया, 20 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में कभी भी। बाबा बार बार घड़ी देख रहे थे। पूरा 1 घंटा बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। बाबा बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल शांत और स्टेबल। फिर बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ है? रिचर्ड बिल्कुल चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। इस इंसिडेंट ने रिचर्ड को कंप्लीटली बदल दिया और वो रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास बन गए। 1971 में उन्होंने अपनी लेजेंडरी किताब बी हेयर नाउ पब्लिश की, जो वेस्टर्न काउंटर कल्चर और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के बीच एक ब्रिज बन गई। अब सुनिए एक और अनोखा इंसिडेंट जो रामदास की 1971 की फेमस स्पिरिचुअल बुक मिरेकल ऑफ लव में डॉक्यूमेंटेड है।
फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग कपल रहता था जो बाबा के बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर्स थे। एक दिन बाबा अचानक उनके घर आ गए और कह दिया कि वो रात को वहीं रुकेंगे। बेचारे कपल को टेंशन हो गई। उनके पास ज्यादा कुछ था ही नहीं। उन्होंने जल्दी से सिंपल सा खाना बनाया और बाबा के लिए एक कोट और बेसिक से कंबल का इंतजाम किया। रात को कुछ अजीब हुआ। कपल ने बाबा को कर्राते हुए सुना, जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। पूरी रात वो कंबल के नीचे इस तरह हिल रहे थे जैसे कोई अजीब सा संघर्ष चल रहा हो। सुबह बाबा ने वो कंबल उन्हें दे दिया और साफ साफ कहा कि इस कंबल को गंगा में बहा देना, पर इसे खोलना भी मत और देखना भी मत। बाबा ने वार्न किया कि अगर इस कंबल को खोला तो मुसीबत होगी। कपल ने बाबा की बात मानी और उस कंबल को गंगा में बहा दिया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब वो कंबल को नदी तक ले जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि वो कंबल पहले से काफी ज्यादा भारी हो गया है, ऐसे जैसे उसमें कोई धातु जैसी चीज हो। लगभग 1 महीने बाद उनका बेटा, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहा था और बर्मा, जो अब म्यांमार है, वहां पोस्टेड था, अचानक घर वापस आ गया। उसने एक शॉकिंग कहानी सुनाई। एक खौफनाक लड़ाई में उसकी पूरी कंपनी दुश्मनों की हेवी फायरिंग में मर गई, लेकिन वो खुद बिल्कुल ठीक ठाक बच गया। उसको एक खरोंच तक नहीं आई, छोटी सी चोट तक नहीं। उसने बताया कि उसे पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर रही हो, और वो बिल्कुल वही रात थी जब बाबा उनके घर रुके थे और उस कंबल के नीचे दर्द में थे। फैमिली को तब समझ आया कि बाबा ने उनके बेटे की तरफ आने वाली सारी गोलियां उस कंबल के जरिए अपने ऊपर ले ली थी। कंबल का अजीब वेट और बाबा के रात भर की तकलीफ, ये सब डिवाइन प्रोटेक्शन ही था। आज भी कैंची धाम आश्रम में डिवोटीज बाबा को कंबल चढ़ाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की सब मुश्किलों से उनकी रक्षा करें। आज भी कैंची धाम आश्रम में डिवोटीज बाबा को कंबल चढ़ाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की सब मुश्किलों से उनकी रक्षा करें। अब सुनिए मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन। 1974 में स्टीव जॉब्स इंडिया आए, रामदास की बी हेयर नाउ से इंस्पायर होकर। वो डेस्परेटली नीम करोली बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन बाबा 11 सितंबर 1973 को महासमाधि ले चुके थे, बस कुछ ही महीने पहले। इस ट्रिप ने उन्हें एक पावरफुल रियलाइजेशन दी। इंट्यूशन ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और दुनिया को इनसाइड आउट देखना चाहिए, यानी कि पूरे तरीके से समझना चाहिए। आश्रम की सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म ने एप्पल की डिजाइन फिलॉसफी पर गहरा असर डाला। लगभग 30 साल बाद स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को भी यही आश्रम रेकमेंड किया जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 2015 में जकरबर्ग ने आश्रम विजिट किया और इस एक्सपीरियंस ने उन्हें फेसबुक के कोर मिशन से फिर से जोड़ दिया। जकरबर्ग ने पीएम मोदी को भी बताया कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मुझे यहां आना चाहिए। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने बाबा की फोटोग्राफ देखकर इतना डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस किया कि वो कैंची धाम आई और हिंदू धर्म अपना लिया, पूरी जिंदगी उस पर चलने का संकल्प लेकर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने नवंबर 2022 में कैंची धाम विजिट किया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सिर्फ 1 महीने बाद जनवरी 2023 में कोहली ने अपना 1043 दिन का सेंचुरी ड्रॉ तोड़ दिया। भक्तों ने तुरंत इसको बाबा का आशीर्वाद माना। मनोज बाजपेयी ने आश्रम विजिट करके इतनी गहरी मेंटल क्लैरिटी महसूस की कि उसी ने उनकी 2025 की फिल्म जुगनुमा द फेबल को सीधा इंस्पायर किया। 2024 में कैंची धाम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 24 लाख डिवोटीज रिसीव किए। जून 15, 2025 के फाउंडेशन डे के लिए अथॉरिटीज ने एक ही दिन में 2.5 से 3 लाख डिवोटीज के आने का अंदाजा लगाया। इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 नवंबर 2025 को कैंची धाम विजिट किया, जो दिखाता है कि मंदिर का महत्व सरकार के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, जिसमें हेलीपैड और रोड एक्सपेंशन भी शामिल है। तो नीम करोली बाबा की ये मिस्ट्री क्या है? एक ऐसे संत जो 52 साल पहले गुजर गए, जो हमेशा पब्लिसिटी से दूर रहे,
जिन्होंने कोई लिखी हुई फिलॉसफी भी नहीं छोड़ी, फिर भी आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों पर गहरा असर कर रहे हैं। क्या ये डिवाइन पावर्स थी, या ये एक ऐसे असाधारण इंसान थे जो प्रेम और सेवा की असली शक्ति समझते थे? जवाब शायद विश्वास में छुपा है, लेकिन उनका प्रभाव तो बिल्कुल असली है। अगर नीम करोली बाबा की इस अनोखी कहानी को सुनकर आप हैरान रह गए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ये सचमुच डिवाइन पावर्स थी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एबिलिटीज, और क्या आप कैंची धाम विजिट करना चाहेंगे? मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अनोखा होता है।